स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ई लर्निंग ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, आज हम लोग 12th स्टैंडर्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर है आपका, ये आपका JEE, नीट, CET एंड बोर्ड्स चारों एग्जाम्स के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर होता है। ठीक है। ये क्यों? क्योंकि अगर मैं JEE की बात करूँ, ठीक है, JEE की अगर मैं बात करूँ तो 3 से 4 क्वेश्चन अगर एक चैप्टर से आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर 3 से 4 क्वेश्चन एक चैप्टर से आ रहा है तो अगर मैक्सिमम मान के चलो 4 क्वेश्चन आता है तो 4 3 या 12। ठीक है। तो टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं? 12 मार्क्स। तो दोस्तों, अगर आपको 12 मार्क्स एक चैप्टर से अगर मिल पा रहा है, या मान के चलो 12 मार्क्स नहीं भी आया, अगर मान के चलो यहाँ से एक ही क्वेश्चन आया, ठीक है, तो भी कितने 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो 4 मार्क्स गेन करना इज नॉट अ जोक। ठीक है। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से कर लिया देन डेफिनेटली यू विल गेट 4 मार्क्स। ओके। लेकिन इसके अलावा मेन फायदा क्या होगा दोस्तों? अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा देन डेफिनेटली करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद मैग्नेटिज्म अच्छे से जाएगा। ओके। तो ये जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का जो पार्ट है, ठीक है, ये आपका जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का जो पूरा पार्ट है, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पूरा पार्ट क्या जाएगा? बहुत सिंपल जाएगा। ठीक है। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मान के चलो करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, फिर उसके बाद आता है IM EMF आ गया। ये सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जो कि आपको लर्न करने में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, अभी तक आपने 11th स्टैंडर्ड में एंड 12th के बिगनिंग में आपने क्या देखा? आपने पार्टिकल फिजिक्स को डील किया। कौन से फिजिक्स को? पार्टिकल फिजिक्स को। ठीक है। तो अब तक के जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा उसमें क्या लिया था? एक छोटा सा बॉक्स होता था, ठीक है, मतलब, या फिर कोई ह्यूमन होता था, ठीक है, कोई आदमी होता था ऐसा। फिर उसके अलावा क्या होता था? पुली मास सिस्टम हमने देखा। ठीक है, पुली मास, ऐसे मास लटकाए होते थे और ऊपर में पुली हैंग किया गया था। ठीक है। तो अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे जो कि हमारा मैकेनिक्स का पार्ट आता था, ठीक है, ये सारे क्या किस में आता था? ये मैकेनिक्स का पार्ट आता था। तो मैकेनिक्स में हमने जितने भी सीखे कॉन्सेप्ट्स, वो सब क्या थे? वो हर जगह पे पार्टिकल्स थे। ठीक है, हर जगह पे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता था। ठीक है। तो इसलिए मैकेनिक्स को हम दूसरा नाम ने हमने क्या दिया था? दूसरा नाम हमने मैकेनिक्स को दिया था न्यूटोनियन फिजिक्स और पार्टिकल फिजिक्स। ठीक है, पार्टिकल फिजिक्स। लेकिन अभी जो हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद मैग्नेटिज्म, ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सारे जो कॉन्सेप्ट होंगे, ये सारे जो टॉपिक्स होंगे, इन टॉपिक्स को हम लोग पार्टिकल फिजिक्स के अंदर में नहीं देखने वाले हैं। इनको हम लोग देखेंगे क्वांटम फिजिक्स के अंदर। ठीक है। इसको हम लोग क्या देखेंगे? किसमें देखेंगे? क्वांटम फिजिक्स के अंदर। तो क्वांटम फिजिक्स के अंदर अगर मैं इसको डील करना चाहूँ तो क्वांटम फिजिक्स के अंदर में एक बड़ा सा पार्ट होता है जिसको हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो मेन होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अगर यहाँ पे सुप्रीम एक, अगर एक मैं कॉन्सेप्ट बताऊं तो इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, किसने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 2 पार्ट में। पहला आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एंड पहला हो जाता है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और दूसरा आपका पार्ट जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या होता है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो पहला पार्ट आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, दूसरा पार्ट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में फर्क क्या है दोस्तों? जस्ट सिंपल डिफरेंस इज दैट यहाँ पे जो चार्ज होता है, ठीक है, यहाँ पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है? स्टैटिक चार्ज होता है। ठीक है, क्यू, मतलब मैंने चार्ज का सिंबल लिखा है यहाँ पे क्यू। चार्ज क्या होता है? यहाँ पे स्टैटिक होता है। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या होता है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जो चार्ज होता है वो डायनेमिक होता है, वो मूव करता है। ठीक है। ओके। अभी दोस्तों, जैसे ही कोई चीज, अगर मैं जैसे पार्टिकल फिजिक्स में मैंने आपको बताया था, या फिर जो आपका मैकेनिक्स था, तो मैकेनिक्स में आपने जो पढ़ा था कि कोई भी पार्टिकल मूव करता है मतलब क्या? उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। ठीक है।
उसका कुछ ना कुछ स्पीड होगा। तो स्पीड जैसे ही आया तो हमने वहाँ पे एक्सीलरेशन को इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद हमने फोर्स को इंट्रोड्यूस किया। तो जैसे ही कोई पार्टिकल अगर मूव करने लगता है तो बहुत सारे पैरामीटर वहाँ पे क्या होते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। ओके, उसी तरह से जैसे यहाँ पे चार्ज चार्ज अगर मूव हो रहा है, ठीक है, चार्ज अगर मूव होगा तो चार्ज मूव होने के बाद चार्ज का मूवमेंट होता है, वहां से क्या होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट होगा। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया। फिर दोस्तों क्या होता है, जैसे अगर चार्ज मूव करता है तो उसका इफेक्ट होता है कुछ, उसमें से मैग्नेटिक इफेक्ट भी उसके निकलते हैं। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे मैंने एक मैग्नेटिक नीडल डाला और एक वायर से अगर चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, देन इस मैग्नेटिक नीडल में कुछ ना कुछ क्या होगा, हलचल होगा वहाँ पे। ठीक है, उस मैग्नेटिक नीडल में कुछ ना कुछ वहाँ पे चेंजेस दिखने वाले हैं आपको। ओके, अगर वो चेंजेस जो भी मैग्नेटिक नीडल है उसमें डेफिनेटली वहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ चेंजेस होगा। मतलब अगर ये नीडल इधर पॉइंट कर रहा है तो थोड़ी देर बाद ये इधर पॉइंट करेगा। मतलब क्यों, उसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो चार्ज जो कंडक्टर में मूव हो रहा है उसका एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। ठीक है, और जैसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट आया तो हम लोग क्या पढ़ेंगे वहां पे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, अगर मैं दूसरे यहाँ बोलूँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम इसके बाद सीखने वाले हैं फिर। ओके, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया, फिर वहाँ पे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड्स वगैरह होते हैं, तो मैग्नेटिज्म होता है। तो ये सब हम लोग कब सीखेंगे, जब हमने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तब। लेकिन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले जरूरत क्या है कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ो। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, अभी आपको यहाँ पे, अभी हमारा बस इंट्रोडक्शन चल रहा है यहाँ पे कि हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, क्यों होता है, ये सब मैं बता रहा हूँ बस। अभी एक्चुअल जो लेक्चर होगा वो आपका कल से स्टार्ट होगा। आज मैं बस बेसिक की बात करूंगा। बहुत फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होते हैं इसमें, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होते हैं, चार्ज क्या होता है, इस सब के बारे में आज पूरा बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो आज का लेक्चर एकदम पूरा इंट्रोडक्शन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का। ठीक है, उसके बाद जो मेन जो टॉपिक हमारा जब स्टार्ट होगा, जब कूलम्स लॉ जब स्टार्ट होता है, फिर उसके अलावा बाद में जो कुछ टॉपिक्स होते हैं, गॉस थ्योरम होता है, वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन आज हमारा मेन टारगेट क्या होगा कि अगर मान के चलो आप लोगों ने पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कभी नहीं सीखा है, दो ये चैप्टर 9th और 10th में होता है, थोड़ा बहुत इसका पार्ट होता है 9th और 10th में। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी 9th में होता है, जहाँ पे हम लोग चार्ज के बारे में सीखते हैं, कूलम्स लॉ सीखते हैं। ठीक है, लेकिन आज मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मान के चलो अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट इसके बारे में नहीं पता है, देन आज से हमारा लेक्चर आप देखना चालू करोगे, देन डेफिनेटली यू विल गेट टू नो ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड आपको लर्न करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो अब मैं अभी स्टार्ट करता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपको मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो होता है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की वजह से वहां पे क्या होता है, मैग्नेटिज्म आता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, वो सब बहुत कुछ आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करूँ, हमारा पहले आज का टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अभी हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या डील करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम डील करते हैं स्टैटिक चार्ज से। क्या, स्टैटिक मतलब क्या होता है, रेस्ट। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, चार्ज इज एट रेस्ट। अगर चार्ज आपका रेस्ट पे हो, अगर आपका चार्ज मूव नहीं कर रहा हो, देन आप क्या स्टडी करोगे, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उसको एक्चुअली काउंट करोगे। जैसे मान के चलो ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के ऊपर कोई चार्ज है, बहुत सारे चार्ज होते हैं। ठीक है, तो ये चार्ज क्या है, इंस्टेंटली वहाँ पे रेस्ट पे है। लेकिन यहाँ से अगर कोई दूसरा फोर्स, अगर पोटेंशियल डिफरेंस मैंने लगाया और चार्ज अगर मूव करने लगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल क्या है, यहाँ पे प्लस माइनस ऐसे कुछ तो भी चार्ज होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, रेस्ट पे होगा। ओके, तो अब फिलहाल रेस्ट पे है, तो अगर आपका चार्ज रेस्ट पे हो और देन उसको आप डील करते हो, देन उस कॉन्सेप्ट को, उस टॉपिक को आप किस में लोगे, आप उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में लोगे। ठीक है, ओके। अभी दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेन जो कॉन्सेप्ट आता है, हर जगह पे जहां देखोगे आप हमें चार्ज आते जाएगा, चार्ज चार्ज चार्ज, हर जगह पे चार्ज की बात करेंगे। ठीक है, हर जगह पे किसकी बात करेंगे, यहाँ पे चार्ज की बात करेंगे। तो सबसे जरूरी क्या है दोस्तों कि जिसके बाद, जिसके ऊपर ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक खड़ा हुआ है, जो इसका पिलर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पिलर क्या है, चार्ज है।
तो चार्ज के बारे में समझना बहुत जरूरी होता है पहले, ठीक है। तो पहले मैं आपको चार्ज के बारे में बता देता हूँ। एक बार आप चार्ज के बारे में समझ गए देन डेफिनेटली आप लोग क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में समझ जाएंगे। तो आज का जो लेक्चर होगा ज़्यादातर हम लोग फोकस करेंगे चार्ज के ऊपर। चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कितने टाइप्स के चार्ज होते हैं, सिस्टम क्या होता है, ये सब हम आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर मैं चार्ज के बारे में बात करूँ तो दोस्तों जनरली एनसीईआरटी का बुक हो गया, इवन रैसनिक हैलिडे उठाओ अगर आप, जो भी बहुत अच्छे अच्छे बुक्स हैं, एच सी वर्मा का बुक हो गया, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो जनरली मोस्ट ऑफ द बुक्स में चार्ज को डिफाइन क्या किया है, उन्होंने बोला है चार्ज इन इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। क्या बोला है? चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। अब इंट्रिंसिक, ओके, और एक्सट्रिंसिक। पहला होता है इंट्रिंसिक, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। दो तरह के प्रॉपर्टी होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है ये होता है इंडिपेंडेंट, और ये जो एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है ये होता है, ये डिपेंड्स ऑन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो करता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड। क्यों? क्योंकि जैसे दोस्तों मास, अगर मैं आपको बोलूं कि डिफाइन मास, ठीक है, तो मास क्या बोलोगे? मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जो खुद में एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे मास अगर मैं बताऊं, मास को डिफाइन करना मतलब एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये पॉइंट आ जाता है कि मास को कोई क्या डिफाइन करेगा। मास मतलब क्या? सम अमाउंट ऑफ मैटर वहां पे होता है, ठीक है, मैटर का मास होता है। अगर मैटर है तो वहां पे मास होगा, लेकिन वो मास क्या है, ठीक है। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है कि मास कैसे बना है, किस चीज से बना है, ठीक है। तो जैसे वहां पे क्वेश्चन रेज होता है कि मास क्या है, अगर मैं मास अगर मैं लिख दूं तो मास के ऊपर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि मास किस चीज से बना है, मास कैसे बना है, क्यों बना है, ये सब उसके कहाँ से आया, मास का ओरिजिन क्या हुआ, बहुत कुछ यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन सबका क्वेश्चन के सब सारे क्वेश्चन का आंसर क्या है कि मास एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है, मास एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। उसी तरह से चार्ज भी क्या है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है। क्या होता है? चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इसका मतलब क्या कि चार्ज एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है। क्या होता है? चार्ज, चार्ज एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, ठीक है। अब ये जो चार्ज होता है ये भी दो तरह का होता है। ये चार्ज क्या होता है? दो तरह का, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। पहला क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, दूसरा क्या होता है? निगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होता है ये हमें अब सीखना पड़ेगा, ठीक है भाई। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या है? उससे पहले जैसे मैंने मास के बारे में डिस्कस किया, अगर मैं बोलूँ ये जो मार्कर है इस मार्कर का वेट कितना है, तो बोल सकते हो सर 50 ग्राम्स, 20 ग्राम्स, ऐसे बोलोगे, ठीक है। मतलब इस मास को हम लोग क्या करते हैं? इस मास को हम लोग मेजर करते हैं। तो दोस्तों अगर हम मास एक, अगर मास क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है, ठीक है। उसी तरह से चार्ज भी अगर सेम है तो मैं चार्ज को भी तो मेजर कर सकता हूँ, है क्या नहीं? चार्ज को मैं क्या कर सकता हूँ? काउंट कर सकता हूँ, उसको मैं मेजर कर सकता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों चार्ज हमें क्या करना है? आगे मेजर करना है, ठीक है। चार्ज मेजर करते वक्त हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज जो होता है वो फिक्स क्वांटिटी में होता है, उसे हम काउंट कर सकते हैं। चार्ज कैन बी काउंटेड, ठीक है, इट्स अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट। चार्ज क्या होता है? चार्ज फिक्स अमाउंट में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग चार्ज के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे कि चार्ज क्या होता है, फिर कौन से बॉडी में कितना चार्ज है, वो सब हम लोग देखते हैं अभी। तो उससे पहले जो मैंने आपको चार्ज का डेफिनेशन क्या बताया, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ओके। चार्ज क्या है? एक इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है, ओके। अभी दोस्तों कहीं कहीं पे क्या लिखा होता है चार्ज के बारे में? चार्ज इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ बॉडी इन विच इट अट्रैक्ट्स और रिपल अनदर बॉडी कैरिंग चार्जेस। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे इंग्लिश में, लेकिन एक फील लेने के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिक तरीके से थोड़ा देखते हैं। मान के चलो दो बॉडी है, ठीक है, दो बॉडी है यहाँ पे। एक बॉडी के ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज है, ओके। दूसरे बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। या फिर मान के चलो दूसरे बॉडी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज है, दोनों बॉडी पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चार्ज है।
ओके, एक बॉडी पे यहाँ पे क्या है, दोनों बॉडी पे कुछ चार्जेस है। तो मैंने आपके डेफिनेशन क्या, चार्ज को डिफाइन या फिर चार्ज के बारे में एक स्टेटमेंट मैंने क्या बताया, जस्ट इट्स एन स्टेटमेंट, इसको मैं डेफिनेशन नहीं बोल सकता हूँ, कि इट्स अ स्टेट ऑफ बॉडी इन विच इट अट्रैक्ट्स और रिपल अनदर चार्ज कैरिंग बॉडी। क्या, एक ऐसा स्टेट ऑफ बॉडी होता है जिसमें अगर दूसरे बॉडी के ऊपर चार्ज है, एक बॉडी के ऊपर चार्ज है और दूसरे पर सामने वाले, ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, दोनों बॉडी के ऊपर क्या है, चार्जेस है। अगर दोनों बॉडी के ऊपर चार्जेस है देन डेफिनेटली इट विल अट्रैक्ट और रिपल। ठीक है, ये बॉडी, एक बॉडी हो सकता है जिसके पास, ओके, यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। ओके दोस्तों, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर है तो ये बॉडी क्या करेगा, यहाँ पे एक तो या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर उसको रिपल करेगा। ये अगर नॉर्मल जो स्टेज में था, जैसे ये अगर मैं इसको एक आइसोलेटेड बॉडी बन रहा हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, दो आइसोलेटेड बॉडी को लाया एक साथ, एक आइसोलेटेड बॉडी बॉडी 1 है, दूसरा आइसोलेटेड बॉडी बॉडी 2 है, दोनों पे कुछ ना कुछ चार्जेस थे, उसको मैंने साथ में लाया। अगर मैं साथ में लाता हूँ तो डेफिनेटली इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन कुछ तो होगा, और वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होने का जो रीजन है वो क्या होता है, उसे हम लोग चार्ज बोलते हैं। ठीक है, वो किसके वजह से होता है, चार्ज की वजह से होता है। ओके, होप आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा चार्ज के बारे में। ओके, अभी दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि चार्ज जो होता है, चार्ज में जो मैंने बताया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, दो तरह के चार्ज होते हैं। तो इनके बीच में, दो चार्ज के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। क्या एग्जिस्ट करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो भाई यहाँ पे क्वेश्चन क्या रह जाता है, कौन से चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एंड कौन से चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, है क्या नहीं। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे राइज हो रहा है। तो दोस्तों इसके लिए मेरा आंसर क्या होगा, इसके लिए मैं बता दूं कि इवन हर बुक में आपको ये एक स्टेटमेंट मिल जाएगा, सिमिलर चार्ज ओके, क्या मिलेगा आपको, डिसलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक चार्ज रिपल करते हैं। ठीक है, मतलब सिमिलर चार्ज रिपल ईच अदर एंड नॉन सिमिलर चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या देगा, रिपल्सन देगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों साथ में आए तो क्या करेगा, रिपल्सन देगा। निगेटिव नेगेटिव चार्ज देगा तो वो भी क्या करेगा, रिपल्सन देगा। पॉजिटिव नेगेटिव आया तो अट्रैक्शन, नेगेटिव पॉजिटिव आया तो अट्रैक्शन। ठीक है, मतलब ये जो लाइक चार्जेस जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, लाइक चार्जेस होते हैं एक दूसरे के साथ रिपल्शन करते हैं। मतलब ऑब्वियस सी बात है, सीधी सी बात है, इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका क्या है कि अगर कोई एरिया है, सिंपल सी बात, एक जंगल में दो शेर नहीं रहते, एक बहुत कॉमन डायलॉग होता है लोगों का, कोई ना कोई मूवी से उठा करके बोला गया है डायलॉग ये, कि एक जंगल में दो शेर नहीं होते। मतलब क्या, इसका एक्चुअली इस वर्ड में मत जाओ, इसका मीनिंग क्या है वो समझो। एक जंगल में दो शेर नहीं रहते, इसका मतलब क्या होता है कि दो पावरफुल जो पर्सन है, दो पावरफुल जो क्वांटिटीज है, दो पावरफुल जो कुछ भी होगा, वो क्या होगा, वो एक साथ एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं है। दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट कभी नहीं कर सकते। वो क्या करेंगे, वो हमेशा रिपल करेंगे। ठीक है, वो हमेशा क्या होते हैं, रिपल्सिव होते हैं। क्योंकि इसका पीछे का रीजन क्या है, अगर एक शेर यहाँ पे इस जगह पे रहता है, दूसरा शेर इस जगह पे रहता है, तो ये अपना वो सोचेगा कि हाँ मेरा यहाँ पे क्या होगा, कुछ मेरा फील्ड होगा, इसका फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस होगा कुछ यहाँ पे। दूसरा जो होगा, दूसरा जो टाइगर या फिर लायन जो कुछ होगा, दूसरा शेर होगा, वो उसका अपना फील्ड होगा कुछ, कि हाँ इतने दूर में ये अपना क्या करता है, शिकार करता है। लेकिन जब ये इसके एरिया में आ जाए, ये इसके एरिया में आ जाएगा, तो दोनों को क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। मतलब क्या, एक ही एरिया में अगर ये दोनों होंगे तो दोनों को क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, दोनों ऑब्वियस बात उसमें लड़ेंगे। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे चार्जेस का भी बात होता है। क्या चार्जेस का होता है कि लाइक चार्जेस जो होते हैं, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है इसमें और इसमें भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों क्या करेंगे, इधर जाएगा इधर जाएगा, दोनों क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। ठीक है, दोनों रिपल्सिव फोर्स होगा उनके बीच में। बट अगर वही यहाँ पे पॉजिटिव, एक पे पॉजिटिव है दूसरे पे निगेटिव है, तो डेफिनेटली देयर विल बी अ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। ठीक है, तो चार्जेस के ऊपर क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया अभी तक, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। ठीक है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने बताया, ओके, इसके बाद मैंने बताया था इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है। फिर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को थोड़ा सा डिटेल में देखने की ट्राई की, फिर वहाँ पे हमने देखा चार्ज आया। फिर चार्ज क्या होता है उसके बारे में मैंने क्या बताया कि चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ओके। देन उसके बाद मैंने आपको बताया कि चार्ज में दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अगर लाइक चार्ज आते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रिपल्शन करते हैं। अगर अनलाइक चार्ज आते हैं तो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं, ओके। उसके बाद अगर मैं बताऊँ आपको कि जितने भी कंडक्टर्स, जितने भी बॉडी होते हैं, ठीक है, जितने भी बॉडी होते हैं, हर एक बॉडी में चार्ज होता है। क्या होता है, हर एक बॉडी में चार्ज होता है। तो आप बोलोगे सर अगर हर एक बॉडी में चार्ज होता है तो हमें वो करंट क्यों नहीं मारता। अगर मैं इसको टच करूँ, अगर ये मेटल बॉडी में इसको टच करता हूँ मैं अगर, तो ये मुझे झटका देना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, करंट मारना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं मारता। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे एक ही रीजन है कि अगर मैं कोई न्यूट्रल कंडक्टर लेता हूँ, क्या लेता हूँ मैं, न्यूट्रल कंडक्टर। लेट अस अज्यूम कि मैं यहाँ पे एक रॉड लिया हूँ, ओके। इस रॉड में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। क्या, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। तो यहाँ पे नेट चार्ज कितना हुआ, नेट चार्ज यहाँ पे क्या हुआ, जीरो, है कि नहीं। नेट चार्ज कितना होगा यहाँ पे नेट चार्ज आपका होगा जीरो, ओके। अगर नेट चार्ज जीरो है इसका मतलब ये नहीं होता कि हाँ इसमें चार्ज ही नहीं है, बॉडी चार्ज नहीं है। इस बॉडी में चार्ज है, चार्ज एग्जिस्ट इन दिस बॉडी, बट द थिंग इज दैट कि यहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। और इस वजह से इस बॉडी का जो नेट चार्ज है, उस बॉडी पे जो टोटल चार्ज है वो क्या होता है, वो इसका जीरो होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इतना टोटल चार्ज, उस पर टोटल चार्ज उसका जीरो होता है, ठीक है। तो इसलिए कोई भी अगर न्यूट्रल बॉडी हुआ, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, इसको मैं सीधा क्या बोलूंगा, इस बॉडी को न्यूट्रल बॉडी, ओके। तो न्यूट्रल बॉडी में दोस्तों क्या होता है, न्यूट्रल बॉडी में नंबर ऑफ, ओके, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, दोनों इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोलोगे कि सर ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बार बार आप बोल रहे हो, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है क्या। सबसे बड़ा क्वेश्चन वही है कि हम जिसके बारे में डील कर रहे हैं वो क्या है, वो कहाँ से आया, पॉजिटिव चार्ज क्यों, नेगेटिव चार्ज क्यों, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैंने स्टार्टिंग बताया आपको कि ये जो चैप्टर है हम लोग एकदम अच्छे से बेसिक से लेकर पूरा एडवांस तक देखने वाले हैं। तो आज का जो कॉन्सेप्ट और चैप्टर होगा बस छोटे छोटे बातें पे हम लोग फोकस करने वाले हैं। चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। तो जैसे भी मैंने नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बारे में बताया, तो वो कहाँ से आते हैं, क्या होते हैं, कौन से इसी दुनिया में है या दूसरी दुनिया से आया है, वो भी देखते हैं, चलो ठीक है, ओके। अगर मैं बताऊं कि कोई आपके पास, ये एक मेरा एटम है, एटम इतना बड़ा नहीं होता, इसमें ये एक छोटा छोटा सा एटम होता है, लेकिन उसको मैंने आपको जूम करके दिखाया है। उस एटम के अंदर में, ठीक है, एटम के अंदर में क्या होता है, एटम के अंदर में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है क्या, नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन्स के ऊपर होता है क्या, पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, उसके बाद मैंने क्या बोला, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर क्या होता है, जीरो चार्ज, ठीक है। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन्स के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, ओके। अभी दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो होते कहाँ पे है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो अगर कोई एटम अगर मैंने लिया, ये मेरे पास क्या है, एक आइसोलेटेड एटम है, क्या है, एक आइसोलेटेड एटम है मेरे पास यहाँ पे। इस आइसोलेटेड एटम में हर एटम के बीच में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। अब पूछो कि सर ये न्यूक्लियस कितना बड़ा होगा, अगर एटम बहुत छोटा है तो न्यूक्लियस कितना छोटा होगा। तो दोस्तों अगर मैं एटम को उसके न्यूक्लियस से कंपेयर करूं, तो मैं एक सिंपल सी बात आपको एक बता रहा हूँ, एक छोटा सा, एक किसी बुक में मैंने देखा था। वहाँ पे क्या था कि अगर आप न्यूक्लियस को एक एटम के साथ कंपेयर करना चाहते हो, देन आप क्या कर सकते हो, इमेजिन करो एक फुटबॉल ग्राउंड है, क्या, एक फुटबॉल ग्राउंड है। फुटबॉल ग्राउंड के मिडल में अगर आपने फुटबॉल डाल दिया, ठीक है, तो वो ग्राउंड एटम होता है और फुटबॉल जो है वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस। आप इमेजिन करो कितना बड़ा फुटबॉल ग्राउंड, कितना बड़ा होता है, और उसके बीच में एक छोटा सा फुटबॉल कितना छोटा होता है। ये होता है रिलेशन एक न्यूक्लियस का उसके एटम के साथ, उतना छोटा होता है एक न्यूक्लियस। और अगर मैं बताऊं कि हम अपना जो एटम है वही बहुत छोटा होता है, तो न्यूक्लियस कितना छोटा होगा। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। और दोस्तों वो जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, उसके अंदर में
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। उसके अंदर में क्या होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स किधर होता है, तो उस न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स होता है, क्या होता है, ऑर्बिट होता है। उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। इस ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 1s2 2s2 2p6 3, ये सब सीखा होगा आपने, 3s2, ठीक है। तो ये क्या था, पीरियोडिक टेबल का चैप्टर, उसमें बहुत अच्छे से आप सीखोगे कि हाँ कौन से एटम का, अगर मैं कोई एलिमेंट लूँ, अगर उस एलिमेंट में कितने शेल होते हैं, कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सब आप वहाँ पे डिटेल में सीखोगे केमिस्ट्री में, और इवन आपने 11th में सीख लिया होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर के ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये सब क्या इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ओके। अब जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, देन हो सकता है, ओके, ये देखिए ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर है, ये क्या, ये न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर है। अगर मैं और एक और ऑर्बिट इसमें अगर होता, तो ये क्या और ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ता, तो डिस्टेंस, ओके, ये देखो ये क्या है, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन अगर डिस्टेंस बढ़ता जाए, क्या होता है, अगर डिस्टेंस अगर बढ़ता जाए, जब मैं आपको कूलम्ब्स लॉ पढ़ाऊंगा, देन आई विल प्रूव कि ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट क्यों होता है। लेकिन अभी कूलम्ब्स लॉ बहुत आगे है, अभी हम लोग बहुत बेसिक देख रहे हैं। इवन ये जो मैं जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बेसिक 7th 8th के लेवल का है कॉन्सेप्ट, और जब आप सीख जाओगे चैप्टर, देन डेफिनेटली यू विल बी एट अ गुड लेवल कि आप वहाँ पे एडवांस के भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो अगर मैं इस चार्ज की बात करूँ, ठीक है, अभी ये देखो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन है, इन दोनों के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से कभी कभी वो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, लीव कर देता है यहाँ से। क्या करता है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन वहाँ से लीव कर देता है, ठीक है। वो जो इलेक्ट्रॉन लीव करता है, और इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। ये इलेक्ट्रॉन जो लीव कर रहा है ना, इसी की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, ठीक है। तो अभी जो हम लोग जितने भी चार्जेस की बात करेंगे, तो हम इसी चार्जेस के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, ओके। ये इलेक्ट्रॉन लीव कर देता है, ये बताने का मेरा मतलब क्या था, ये मैंने क्यों बताया आपको, इसलिए कि जस्ट इलेक्ट्रॉन ही अपने ऑर्बिट से बस हट सकता है, प्रोटॉन कभी भी अपने ऑर्बिट से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। प्रोटॉन क्या होगा, अपने ऑर्बिट से बाहर कभी नहीं जाएगा, ये हमेशा अपने ऑर्बिट में ही रहेगा, अपने न्यूक्लियस के अंदर में ही रहेगा। बिकॉज अगर इसे न्यूक्लियस तोड़ के जाना है, देन डेफिनेटली इसको बहुत सारे लेयर्स इसको पार करने पड़ेंगे, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, ठीक है। इसलिए जो प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपने इसमें ही रहते हैं, अपने जो उनका न्यूक्लियस है उसी के अंदर में रहते हैं, ठीक है। तो आपको दोस्तों मैंने बताया पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, निगेटिव चार्ज क्या होता है। होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है। इसके बाद मैं न्यूट्रल कंडक्टर होता है, ओके। पहली बात ये तो मैंने बता दिया आपको, न्यूट्रल कंडक्टर के बारे में मैंने बताया क्या, कि न्यूट्रल कंडक्टर में नेट चार्ज कितना होता है, 0, ठीक है। नेट चार्ज कितना होता है, 0। तो दोस्तों आपका जो एक इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, उस पर कितना चार्ज होता होगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन, अगर मैंने स्टार्टिंग में जो जिक्र किया था मास का, तो मास में जैसे बताया कि इसका अगर 20 ग्राम 50 ग्राम अगर इसका मास होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा, ठीक है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलोम। कितना, कुलोम। कुलोम क्या है, तो कुलोम इसका यूनिट है, चार्ज को मेजर करने का यूनिट होता है कुलोम, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलोम। कितना होता है, इट्स -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलोम, ओके। एक बार फिर से बोलो, मेरे साथ बोलो, क्या बोलना है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, इट्स -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलोम, ओके। लेकिन यहाँ पे तो मैंने एक नेगेटिव चार्ज बता दिया, लेकिन एक अगर मैं बोलूँ पॉजिटिव चार्ज कितना होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगर मैं एक प्रोटॉन लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे 1p+ लेता हूँ फॉर प्रोटॉन पे, एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा, वो होगा सेम प्लस, लेकिन यहाँ पे क्या 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलोम, ठीक है, ओके ओके। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलोम। वहीं पे अगर मैं एक प्रोटॉन की बात करूं, तो एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलोम, ओके। लेकिन चलो ठीक है, बहुत बढ़िया,
अगर मैं एक बॉडी बताऊं, इस ये न्यूट्रल बॉडी है, इसमें अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 प्रोटॉन्स है, तो इसमें नेट चार्ज कितना होगा बोलो? नेट चार्ज कितना होगा? 4 इंटू ए, 4 प्लस 4 इंटू ए, टोटल क्या हो जाएगा? 0। तो एक न्यूट्रल बॉडी में टोटल नेट चार्ज कितना होता है? एक न्यूट्रल बॉडी में नेट चार्ज इज ऑलवेज 0, ठीक है। एक न्यूट्रल बॉडी में हमेशा नेट चार्ज कितना होता है? एक न्यूट्रल बॉडी में नेट चार्ज हमेशा 0 होता है, ठीक है। ओके, आपको इतना समझ में आ गया क्या कि चार्ज क्या होता है, चार्ज कितने तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, और यहाँ पे न्यूट्रल बॉडी में कितने चार्जेस होते हैं, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। ओके चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे हम लोग और थोड़ा सा लंबा जाएगा आज का लेक्चर, क्योंकि आज हम लोग पूरा चार्ज के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है इवन कल के लेक्चर में भी हम लोग चार्ज ही डिस्कस करें, क्योंकि चार्ज एक ऐसा टॉपिक, बहुत वास्ट टॉपिक है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक बहुत फास्ट टॉपिक है। ओके, अभी दोस्तों ये एक बॉडी है, ये दूसरा बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी में 9 इलेक्ट्रॉन है और 9 प्रोटॉन है, ठीक है। इस बॉडी में 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 प्रोटॉन है। कब? t इक्वल्स टू 0 पे। ओके, ये बॉडी आपका A है, ये बॉडी आपका B है। A बॉडी पे 9 इलेक्ट्रॉन है और 9 प्रोटॉन है। सिमिलरली B बॉडी पे 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 प्रोटॉन है। बट अगर मैं बताऊं कि थोड़े देर बाद t इक्वल्स टू टी आया, मतलब जब t इक्वल्स टू टी हुआ, तो मतलब थोड़ी देर बाद क्या होता है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके इधर आ जाता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन 9 इसमें से निकल के इधर आ जाएगा t इक्वल्स टू टी पे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे? इसमें 8 इलेक्ट्रॉन बचे और 9 प्रोटॉन बचे, ठीक है। इसमें कितने बचे? 9 इलेक्ट्रॉन हो गए और 8 प्रोटॉन हो गए। ओके, अभी देखो दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअली, वो देखिए। इनिशियली ये दोनों बॉडी क्या था? दोनों बॉडी न्यूट्रल था। न्यूट्रल क्यों था? क्योंकि इसमें भी 9 इलेक्ट्रॉन थे और 9 प्रोटॉन थे। इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन थे और 8 प्रोटॉन थे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, देन वी से दैट द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। सिमिलरली यहाँ पे भी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, हेंस वी विल से कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसके आउटर ऑर्बिट से निकल के इसके ऑर्बिट में चला गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने प्रोटॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन, ठीक है। मतलब ये 1 प्रोटॉन इसमें ज्यादा है। मतलब इसमें क्या होगा, अगर एक प्रोटॉन इसमें ज्यादा है तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा। वही अब दूसरे बॉडी में देखिए, यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से वहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। क्या होगा? नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है। तो इनिशियली ये दोनों बॉडी ए और बी किस पे थे? ये दोनों बॉडी इक्विलिब्रियम में थे। ये दोनों बॉडी क्या थे? इसमें नेट चार्ज 0 था। ये दूसरा में क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रल कंडक्टर्स थे, न्यूट्रल बॉडी थे। लेकिन वही थोड़ी देर बाद एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें से इसमें चला गया तो दोनों बॉडी क्या हो गए? दोनों बॉडी चार्ज्ड बॉडी हो गए। चार्ज्ड बॉडी मतलब एक्चुअली ये बताने का मेरा रीजन एक ही था कि मैं आपको चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी पर बताना चाहता था। अभी चार्ज बॉडी में क्या होता है दोस्तों, उसमें नेट चार्ज पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव होता है। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है इसमें नेट चार्ज, और उस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है नेट चार्ज, ठीक है। तो नेट चार्ज इसमें क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, और इसमें क्या है, पॉजिटिव। तो ये नेट चार्ज किसको, मैंने पहले बताया आपको कि प्रोटॉन अंदर से बाहर निकलता है, नहीं। प्रोटॉन अगर बाहर नहीं निकलता है तो बाहर कौन जाएगा? बाहर इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इसमें से उधर गया, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से जहां से गया वहां पे पॉजिटिव, जहां पे गया वहां पे नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो जहां जाएगा वहां पे और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, और जहां से जाएगा वहां पे क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन चार्ज बॉडी एंड अनचार्ज बॉडी। ये क्या था, ये अनचार्ज बॉडी था, वो न्यूट्रल बॉडी था, और ये क्या था, ये आपका चार्ज बॉडी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपने न्यूट्रल सिस्टम में क्या समझा? अगर मैं बोलूँ न्यूट्रल सिस्टम है, कोई बॉडी अगर न्यूट्रल में है तो वहां पे चार्ज का ट्रांसफर नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या है, चार्ज का ट्रांसफर है क्या? नहीं। मतलब ये दोनों बॉडी क्या है, न्यूट्रल है, ओके। अगर चार्ज को ट्रांसफर करते हो देन डेफिनेटली दैट बॉडी विल गेट सम चार्ज,
ठीक है, ओके। अभी इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है जो जिसे हम बोलते हैं फ्री चार्ज। क्या बोलते हैं हम? फ्री चार्ज। ओके, फ्री चार्ज क्या होता है दोस्तों, समझने के लिए एक छोटा सा हम एक एटम का डायग्राम बनाएंगे पहले। क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा समझने के लिए? फ्री चार्ज। ओके, फ्री चार्ज क्या होता है दोस्तों, मैं बता दूं कि लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे एक एटम है, इसका ये न्यूक्लियस है, और ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। अभी देखिए इस एटम का जो आखिरी वाला जो ऑर्बिट है, अब इस बात में इसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, ठीक है, इसमें क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करते करते अगर इसमें से बाहर निकल जाता है, देन अगर यहाँ पे आ गया, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर निकल गया, ये बॉडी है, ये क्या हो जाएगी, ये चार्ज बॉडी हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जाएगा। और ये जो एक इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर जो निकल चुका है, इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फ्री चार्ज, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री चार्ज। तो ये जो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है, क्यों निकला बाहर, इसके बाहर निकलने का रीजन क्या है? जस्ट अ सिंगल रीजन इज दैट कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस था और इलेक्ट्रॉन था उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं रहा, वहाँ पे कूलम्बिक फोर्स ज़्यादा नहीं रहा, ठीक है। अगर फोर्स ज़्यादा नहीं है, इसी वजह से उसने क्या किया, वहाँ पे लिव कर दिया और निकल गया बाहर, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, बॉडी में से चार्ज निकल सकता है, और वो जो चार्ज निकल गया उसको हम लोग बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री चार्ज बोलो या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, ठीक है, ओके। तो ये जो चार्ज होता है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला, दैट चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ, ओके, फॉर कंडक्टिंग। तो कंडक्टिंग क्या होता है, कंडक्शन, और कंडक्टर एंड इंसुलेटर आपने सुना होगा। तो वो जो कंडक्टर होता है, उस कंडक्टर का जो प्रॉपर्टी होता है चार्ज को कंडक्ट करना, वो इन्हीं चार्ज की वजह से होता है। अब यहाँ पे बहुत चार्ज चार्ज सुन के आपने कंफ्यूज हो गए होंगे। तो एक जो कंडक्टर होता है, उस कंडक्टर में जब चार्ज जब फ्लो होता है तो किसकी वजह से होता है, ये फ्री चार्ज होता है ना, उसी की वजह से वहाँ पे चार्ज फ्लो होता है, ठीक है, ओके। अभी दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया चार्ज क्या होता है, चलो ठीक है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो टॉपिक क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद आज हम लोग रुक जाएंगे, उसके बाद बाकी का चार्ज का तो और बात करना है, लेकिन वो चार्ज की बात आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसके बाद जो टॉपिक है मैं आपको पहले बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम लोग कल देखेंगे चार्ज डेंसिटी, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक इंडक्शन, बहुत कुछ देखेंगे, ठीक है। लेकिन पहले मैं आपको आज क्या बता देता हूँ, पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बता देता हूँ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ओके, मान के ओके, आपने राजा और राजा का कहानी बहुत सुना होगा बचपन में, राजा होता है, उसका कुछ सिपाही होता है वगैरह वगैरह। उसी तरह से ये एक कोई राजा था, ठीक है, एक्चुअली राजा नहीं, राजा नहीं था वो, राजा का राजमहल था, इतना मतलब ये क्या है, एक किंगडम है, इसका राजा जो है उसका नाम क्या है, रामू। इस किंगडम के राजा का नाम क्या है, रामू, ठीक है। ये राजा यहाँ पे राजमहल के सेंटर में बैठा हुआ है, ओके। कोई बाहर से कोई आदमी आता है, रामू के बाद दूसरा नाम क्या ले लो, श्यामू, ठीक है। दूसरा एक आदमी यहाँ पे आता है, श्यामू नाम का कोई आदमी आता है, या फिर आप कुछ भी अपने मन से नाम ले सकते हो, ठीक है, ओके, या ओके। तो श्यामू नाम का जो आदमी था, या फिर मैं बोल देता हूँ श्यामू, थोड़ा सा अलग चल जाता है ये, मोहन, ठीक है, मोहन नाम का कोई आदमी है, ओके। ये राजा है, ये दूसरा राजा है, इसने क्या बोला अपने की, अपना इसका कुछ ये कोई सिपाही था इसका, दूसरा आदमी, ठीक है। इसका ये जो मोहन है ना, मोहन का कोई आदमी यहाँ पे इसको बोला इसने कि भाई तू मेरा एक सामान लेकर के इस राज्य में जा, इस राजा को दे करके आ, ठीक है। उसने क्या बोला कि ये मेरा गिफ्ट है, या ये मेरा कोई तो भी सामान है, ये तू लेकर जा और इस राजा को दे, ठीक है। तो जब ये राजा को देने आएगा, डेफिनेटली जब वो देने आएगा, एक्चुअली ओके, ये मैं कहानी क्यों बता रहा हूँ कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से थोड़ा सा फील लेकर के आप समझ सको, जस्ट फील लेने के लिए मैं कहानी बता रहा हूँ, बाकी इसका कोई रीजन नहीं है, ठीक है। तो जब ये मोहन का फ्रेंड जब वहाँ पे जाएगा, तो मोहन का फ्रेंड जब जैसे ही इसके राजमहल के नज़दीक पहुंचेगा, देन इसको रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, क्या होगा,
इसको रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। पहले इसको फर्स्ट गेट पे रोकेगा, फिर बोलेगा भाई क्या है, तू कौन है, कहाँ से आया, पूरा डिटेल देगा। फिर सेकेंड गेट पे रोकेगा इसको, फिर थर्ड गेट पे रोकेगा, फिर इसको सिपाही हो सके तो बहुत अच्छे से चेक करेगा, तब जा करके ये राजा के पास पहुंच सकेगा। ठीक है, तो जब इसके किंगडम में जब वो एंट्री करता है तो इसको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, तब जाकर के वो इसके पास पहुंचेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या कि ये जो राजा है, ये रामू जो राजा है, इस रामू का अपना क्या है, एक इन्फ्लुएंस है, इसका अपना क्या एक एम्पायर है। इस एम्पायर में इसका ज़्यादा क्या बोलते हैं, ज़्यादा इसका सुना जाता है, मतलब ये जो बोलता है वही होता है। ठीक है, तो जैसे ही किसी और के अगर किंगडम में एंट्री करता है तो डेफिनेटली इसको क्या बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, बहुत कुछ इसका चेकिंग होंगे। उसी तरह से दोस्तों, जैसे मैंने आपको ये रामू और मोहन का एक छोटा सा कहानी बताया, उसी तरह से चार्ज का भी होता है। ये एक चार्ज है क्यू, इस चार्ज का अपना एक इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, ये मान के चलो कोई पी रीजन है, P1 रीजन। ठीक है, इस चार्ज जो है आपका क्यू, इस चार्ज का अपना एक इन्फ्लुएंस होगा इधर ये जो रीजन है। ठीक है, इस रीजन में क्या होगा, इसका अपना एक फोर्स होगा, इसका अपना एक इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, तो इस रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका सिंबल होता है ई से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जो चार्ज है, इस चार्ज का अपना एक इफेक्ट होता है कुछ रीजन में, और उसी रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं कि द रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, आप एक छोटा सा ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखो। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम लोग कल बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, और उसके अलावा बहुत कुछ कॉन्सेप्ट है जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज बस आप लोग यहाँ आपको आज मैंने क्या बताया, बस इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, चार्ज क्या होता है, और चार्ज से रिलेटेड दो चार छोटे छोटे बातें बताइए। उसके बाद कल का भी लेक्चर आई थिंक बेसिक लेक्चर ही होगा। जब हम लोग मेन लेक्चर की तरफ जब बढ़ेंगे तो इवन मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, और क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग अच्छे से पूरा जो सिलेबस है, पूरा जो चैप्टर है, हम लोग क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों, फिर हम लोग कल मिलेंगे। ओके।